नमस्कार, 18 स्वदेश की इस खास पेशकश क्रैश या कैश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और 18 स्वदेश का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि बाजार में जिस तरह की भी सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, उन सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे व्यूवर्स, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी के मौके और साथ ही बाजार में उनका पोर्टफोलियो लगातार दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। महंगाई और मंदी की चिंता के बीच बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को तो मिल ही रहे हैं। क्या लार्ज कैप और क्या मिड कैप या फिर क्या स्मॉल कैप, हर तरफ हमने बिकवाली का दबाव, वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव देखे ही हैं। सभी शेयरों की हालत पस्त है। कई शेयर अपने ऊपरी स्तर से 50 से 60% तक गिर चुके हैं। ऐसे में असमंजस या ऐसे में काफी कंफ्यूजन ये डेवलप होती है कि इतनी गिरावट में किया क्या जाए। क्या बाजार से बाहर निकल जाए या फिर ये बाजार में एंट्री पॉइंट का एक सही समय है, सही अपॉर्चुनिटी है? इसी सवाल का जवाब तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। खराब बाजार में भी कई शेयर आसमान पर है। ऐसे में जिन शेयरों में भारी गिरावट हुई है उनमें क्या करना चाहिए, और जो शेयर्स काफी चल चुके हैं उनमें आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इसी पर बातचीत होगी हमारी आज की इस खास पेशकश क्रैश या कैश में। तो चलिए, इस खास पेशकश में हमारे साथ बाजार के दो दिग्गज भी जुड़ने वाले हैं। हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ जुड़ गई हैं और थोड़ी देर में विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे भी बातचीत होगी और उनसे भी समझने की कोशिश होगी इस वक्त अगर बाजार के सेंटिमेंट्स को समझे। आस्था, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। अपना समय देने के लिए आपका सबसे पहले शुक्रिया। 50% से ज्यादा की गिरावट भी कई शेयर्स में दिख चुकी है। आस्था, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पूरे हफ्ते हम देख रहे हैं, हर रोज एक नई न्यूज आ रही है। कहीं ग्लोबल मार्केट में किसी बैंक की धराशायी होने की खबर से भारतीय बाजार पर उसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन रीअलाइनमेंट मोड में भी लगातार बाजार आ जाते हैं। सेंटिमेंट्स आपको डोमेस्टिक मार्केट्स के कैसे लग रहे हैं? एक ओवरऑल अप्रोच से शुरुआत कीजिए। आप बताएं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स में जो उठापटक है उससे ज्यादा घबराने की तो जरूरत नहीं है, हमें तो मौके मिलेंगे ना। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मानसी। मानसी देखिए, सबसे पहले मैं एक फंडामेंटल स्कूल ऑफ थॉट के साथ चलती हूँ और थोड़ा फंडामेंटल पे रोशनी डालती हूँ। मुझे इंडियन मार्केट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी नहीं। मैं क्लियरली बोलती हूँ कि मार्च का महीना हो सकता है हमारे लिए इतना अच्छा नहीं जाए, लेकिन ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 23 है या फिर जो लास्ट क्वार्टर होगा हमारा ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 का, जो कि हम मोटा मोटी मानते हैं सितंबर से दिसंबर क्वार्टर, मुझे लगता है तब एक मार्केट्स में यहाँ पे तेजी आनी चाहिए इंडियन मार्केट्स में। इसके पीछे के दो कारण है। देखिए, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स है वो पीक हो चुका है 114 का जो हमने देखा है। मुझे नहीं लगता कि डॉलर अब तेज होगा, और वजह हम खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि यूएसए का जो जीडीपी टू डेट रेशियो है, सॉरी डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो काफी ज्यादा है, क्योंकि डेट यूएसए में काफी ज्यादा है। और हम सब जानते हैं फंडामेंटली अगर डेट बढ़ता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी करेंसी अब यहाँ से और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी तरफ आप देखिए इन्फ्लेशन के जो प्रिंट आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ नहीं रहा लेकिन घट भी नहीं रहा। यूएसए की ही इन्फ्लेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो इन्फ्लेशन अब इन्हीं दायरों में सिमट जाएगा और ये यहाँ पे स्टिक करेगा। इसका एक फंडामेंटल कारण भी मैं आपको बताती हूँ। कोविड के टाइम पे जब इतना ज्यादा पैसा सभी इकोनॉमीज झोंक रही थी, सेंट्रल बैंक झोंक रहे थे, तो अभी भी यूएसए के लोगों में वहां पे पैसे हैं उनके पास, तो वो इतनी जल्दी डिमांड कम नहीं होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बड़ी टूटत नहीं दिखाएगा, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं अब यहाँ से। तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन भी अब स्टिक कर गया है, ये यहीं पे चलता रहेगा, स्टिकी हो जाएगा यूएसए का इन्फ्लेशन। तो वो भी एक मुझे कारण लगता है, क्योंकि अब यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं तो ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, तो डॉलर नहीं बढ़ेगा। तो ये सब पॉइंट आउट करते हैं कि जो जब जब डॉलर इंडेक्स पीक हुआ है तो जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसकी तरफ फंड्स ने अपना फ्लो करना चालू किया है। इमर्जिंग मार्केट में इंडिया अभी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लगता है। हमारी डेमोग्राफिक सॉलिड है, जीडीपी ग्रोथ रेट सॉलिड है। चाइना की मैं बात करूं, चाइना की जीडीपी अभी इतनी ग्रो नहीं करेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू, अभी मेटल्स में भी न्यूज आई है कि वो वहां पे भी अपने प्रोडक्शंस को हॉल्ट कर रहे हैं। तो चाइना की जीडीपी इतनी सॉलिड नहीं है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा लॉन्ग टर्म में। तो मुझे इंडियन मार्केट्स पे भरोसा है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है यहाँ पे पैसा आएगा और इंडियन मार्केट परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम टेक्निकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो मुझे लगता है अभी यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि चार्ट्स पे और स्पेशली अगर मैं मंथली चार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे वीकनेस आ रही है, लेकिन ये वीकनेस खरीदारी का मौका है, अभी नहीं। 16,500 या 16,600 के लेवल पे निफ्टी पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। तो दोनों ही मिक्सचर अगर हम देखें टेक्निकली और फंडामेंटली, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चला जा सकता है।
ठीक है, फंडामेंटल स्कूल ऑफ थॉट और टेक्निकल नजरिया, आस्था, दोनों आपने बड़े ही अच्छे से समझाए ब्रीफ में, लेकिन टच बेस कर लिया। और भारत की इकोनॉमी पर भरोसा होना भी चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी, और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे ग्लोबल सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, भारत के अपने ट्रिगर्स हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, ग्रोथ, रेजिलियंस, टिकी इन्फ्लेशन के माहौल के बीच अब अक्रॉस द ग्लोब सेंट्रल बैंक्स का स्टांस क्या होगा, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। अब आइए, मौके कहाँ बनते हैं, आस्था, वो समझना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, क्योंकि क्रैश या कैश इस माहौल में बाजार में मौके किस तरह से बनाए जाए, किस तरह के सेक्टर्स हैं जिस पर नजर बनानी चाहिए, पोर्टफोलियो को किस तरह से डेवलप किया जाए, क्या किस बास्केट में ऑफ सेगमेंट अपने शेयर्स का चुनाव करना चाहिए, ये अब आप बताइए। कौन से सेक्टर से और किस स्टॉक से शुरुआत करना चाहेंगी? देखिए, सेक्टर्स अच्छे लगते हैं कैपिटल गुड्स। इसका एक ही सबसे बड़ा रीजन है, हमारी सरकार का पूरा फोकस है, बजट में बहुत बड़ा क्वांटम वहां पे दिया गया है, तो वो एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। और आप ये भी देखिए मानसी, क्या होता है, कुछ सेक्टर कुछ सालों तक चलते हैं तो फिर नए सेक्टर्स की बारी आती है। हर बार ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर चलेगा। तो कैपिटल गुड्स काफी टाइम से चला भी नहीं है, वहां पे मेरी नजर बनी हुई है, वो मुझे अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा सेक्टर पसंद आता है इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंडिंग करेगी तो इंडस्ट्रियल, जैसे कि सीमेंट हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इनकी डिमांड बढ़ती रहेगी। तो दूसरा ये सेक्टर पसंद आता है। और तीसरा मुझे लगता है फाइनेंशियल्स, यानी कि बैंकिंग सेक्टर। अभी भी यहाँ पे हम देखेंगे, आगे जाते हुए भी आप देखिएगा, मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ बहुत सॉलिड बनने वाली है बैंक्स में। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ दिखती रही तो बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म करता रहेगा। तो ये तीन सेक्टर्स हाल फिलहाल में मुझे अच्छे लग सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई नए सेक्टर्स भी निकल के आए, लेकिन प्रेजेंट माहौल को देख के मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल और बैंकिंग, ये तीन सेक्टर पे नजर बनानी चाहिए। कैपिटल गुड्स में ऑल टाइम फेवरेट एलएनटी है, और वहां एक सेफ भी है। तो जो लोग यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते वो एलएनटी में बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी कैपिटल गुड्स स्पेस की है, सबसे बड़ी ऑर्डर बुक इसके पास है, कहीं नहीं जाएगा ये। मे बी मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है बढ़िया स्टॉक रहेगा। तो एलएनटी पे कैपिटल गुड्स अच्छा लगता है। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे दिया हुआ है। ओके, विदाउट मच फर्दर अडू, सीधा स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल नजरिया। और हमारे साथ अब विवेक कारवा भी जुड़ गए हैं, उनसे उनका पहला स्टॉक इस कैटेगरी में कौन सा है। विवेक, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बाजार में हम देख रहे हैं, चाहे ग्लोबल सेंटिमेंट हो या डोमेस्टिक सेंटिमेंट हो, एक माहौल तो है, कंसर्न तो पैदा हो रही है, लेकिन ऐसे में सही समय है इनफैक्ट मार्केट में एंट्री लेने का। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और इस लिस्ट में, इस खड़ी कड़ी में आपकी तरफ से पहला स्टॉक आपकी तरफ से क्या होगा, बताएं। तो देखिए, वो एक कहावत है ना कि व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल बी ग्रीडी, और व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी बी फियरफुल। तो अभी एक माहौल ऐसा बना हुआ है जहाँ पे किसी को इन्वेस्ट करने का मतलब मूड ही नहीं है। हमारे ऑफिस में ऐसे साइलेंट एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है कि कोई कॉल ही नहीं कर रहा है, ये हालत होके रखी है। और इस बीच में ही हम लोग सबको कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई अब देखिए, जो जो स्टॉक आपको यहाँ से 50 रुपया या फिर 50, मतलब ऑलमोस्ट डबल जब रेट था तब आपको अच्छा लग रहा था, और वही कंपनी जो 3 महीने बाद आपको समझ लो 20-30% या 50% भी अगर नीचे मिल रही है, और कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई अगर चेंज नहीं है, बस एक स्टॉक प्राइस में करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट पैनिक जो सिचुएशन है। तो अगर फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, जो आप अगर 100 रुपए में लेने के लिए रेडी थे, अगर वही स्टॉक आपको अगर 50 या 60 रुपए में आज मिलता है तो आप क्यों नहीं लोगे? तो ये कभी भी हमने आज नहीं, बहुत बार देखा है, मतलब 20 साल के करियर में बहुत बार देखा है, जब जब बड़ा करेक्शन आया तो आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही ये सेगमेंट दिया है। तो मैं देखिए, अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखो तो मुझे भी इंडस्ट्रियल्स बहुत अच्छा लग रहा है। कैपिटल गुड्स में अभी आस्था भी बोल रही थी, जैसे एलएनटी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है एलएनटी। एक करीबन 2700-2800 के टारगेट से आप उस स्टॉक को भी देख सकते हो, क्योंकि तो चलिए, यहाँ पर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, हम विवेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आस्था, आपके लिस्ट में पहला शेयर कौन सा है इस सूची में, आप बताएं। देखिए, एलएनटी की जैसे बात हो गई थी कि 2500 का टारगेट मैं इनिशियली दे रही हूँ, ऑल्दो हायर लेवल्स पे भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चलता है स्टॉक, इसलिए अभी पहला 2500 तक पे हम इसका टारगेट देना चाहेंगे। ऑर्डर बुक सॉलिड है, फाइनेंशियल सॉलिड है, और सबसे बड़ा इंडस्ट्री का टेलविंड काफी अच्छा है। और एक और सेक्टर जो मुझे अभी ऑफ लेट पसंद आने लगा है वो एक मेटल है, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। तो ये सब सेक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन पहला स्टॉक रहेगा एलएनटी, 2500 का टारगेट में देना चाहूंगी और खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे।
तो चलिए, पहला स्टॉक इस वक्त हमारे आस्था की तरफ से इस लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है और खरीदारी के मौके बनेंगे। विवेक, यू आर बैक विथ अस। अब तुरंत आप पहला स्टॉक अपना बताएं। तो देखिए, ये कोइंसिडेंस हो रहा है कि मैंने भी एक्चुअली एलएनटी चूज किया हुआ था और मुझे लग रहा है कि 2500 लेके अगर लॉन्गर टर्म में आप अगर देखो तो ये 2700 का स्टॉक भी हो सकता है। इस मार्केट सिचुएशन में भी ये स्टॉक वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। और आज के दिन ये सिर्फ कैपिटल गुड्स तो हम लोग नाम के लिए बोल रहे हैं, इसमें आप मेजोरिटी एक टेक्नोलॉजी सेगमेंट है और कैपिटल गुड्स है और ईवी सेगमेंट में भी ये कंपनी बहुत जोरों से उतरने वाली है। तो एलएनटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप दूसरे सेगमेंट की अगर बात करो तो मुझे बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी बैंक्स पैनिक करेक्शन हुआ है अडानी के सागा के बाद या फिर एसवीबी फेल, अमेरिका में जो भी बैंकिंग इश्यूज हो रहे हैं उनके बाद जो भी बैंक्स में करेक्शन आया है, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आगे चल के अगले अगर आप 1 साल 2 साल के अंदर देखोगे तो ये वैल्यू अनलॉकिंग भी करेगा। तो जो आज दाम चल रहा है 1600 के आजू बाजू, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक आगे चल के बन सकता है। तो कोटक बैंक मेरा बैंकिंग में टॉप पिक रहेगा आज के दिन। ओके, तो चलिए, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स तो सबसे पहले पसंद है ही हमारी एक्सपर्ट्स की। लेकिन विवेक, चलिए आपसे ही एक और सेगमेंट की बात करते हैं। डिफेंसेस के तौर पर फार्मा काफी अच्छे चले हैं। ग्लैंड फार्मा, पिरामल फार्मा, ये भी आपकी लिस्ट का हिस्सा है। रैशनल क्विकली बताएं और टारगेट्स आपके शेयर कीजिए। देखिए, फार्मा एक अब तक चले नहीं है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो फार्मा इंडेक्स पिछले ईयर टू डेट आज अगर देखो तो करीबन 5.5% फार्मा इंडेक्स डाउन है। और फार्मा एक ऐसा सेगमेंट होकर रखा है कि पिछले साल भर में इतना पिटा है, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि आईसीयू सेगमेंट में पड़ा है फार्मा पूरा का पूरा। तो ये साइकिल कभी भी आता है। थोड़े दिन पहले आईटी की हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि फार्मा में एक अंडर वैल्यूएशन, बहुत बड़ा अंडर वैल्यूएशन मुझे दिख रहा है। तो आगे चल के हो सकता है, जैसे ग्लैंड फार्मा है करीबन हाई से आप अगर देखो तो 67% का इसमें करेक्शन हुआ है। और आपको अगर किसी के पास है तो 1420 का टारगेट लगा के रखना, सॉरी 1123 का टारगेट लगा के रखना चाहिए। और ये हो सकता है कि ऊपर में 1420 तक आपको जाते हुए दिखे। तो ये मैं नजरिया देख रहा हूँ करीबन 6 महीने से लेके 1 साल। और मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे ही फार्मा में रिकवरी आएगी तो यहाँ पे बहुत बड़ा रैली दिख सकता है और फार्मा एक आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है आराम से। तो आपको 1 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। एक और स्टॉक है पिरामिल। इनफैक्ट ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास भी है और अगर ब्लंटली बोलूं तो मैं भी फंसा हुआ हूँ स्टॉक में। देखिए, स्टॉक डीमर्ज हुआ था, कंपनी के पास करीबन 15 एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है सीडीएमओ का, लेकिन जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ उस कारण स्टॉक को मतलब करीबन 71% मार्केट ने पीट दिया। और आज भी जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ ये करीबन 150 से लेके 67-68 में आज के दिन ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 90-100 रुपए तक जैसे ही फार्मा में रिकवरी आएगी तब जाएगा। इसका एक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये 68 उसके आजू बाजू ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 65 आप अगर स्टॉप लॉस लगा के इसमें अगर बाइंग करते हो और स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओ तो देखिए रिस्की बेट हो सकता है। स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओ क्योंकि डाउन साइड मुझे यहाँ से बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अपसाइड हो सकता है कि 90 से लेके 100 तक जाए। तो स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, लेकिन हाँ फिलहाल तो बहुत बड़ी पिटाई हो रही है इसकी। ओके, तो चलिए, फार्मा स्पेस पर विवेक का नजरिया और इन स्तरों पर भी अगर आप देखें तो रैशनल क्या इन स्टॉक्स के पीछे वो भी उन्होंने हमें बताया। लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की अगर बात करें, आस्था जेन टेक्नोलॉजीज पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। इनफैक्ट न्यूज फ्लोज कई सारे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट से टेक्नोलॉजी ताल्लुक भी रखता है और किसी एक स्टॉक पर कोई एक खबर आना दूसरे टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉक्स के लिए एक रब ऑफ इफेक्ट भी दिखा जाता है। बताइए जेन टेक्नोलॉजीज पर क्या किया जाए। देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एक बार मैं इसको बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है कि अच्छे बाइंग के लेवल्स अभी है और थोड़ा और अगर टूटता है तकरीबन 260 के आसपास तो बहुत ही बढ़िया बाइंग के लेवल होंगे। तो मैं टेक्नोलॉजीज की सिर्फ एक मात्र ये कंपनी ऐसी है जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। तो जेन टेक्नोलॉजीज को मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी 260 के स्तर पर। 214 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, ये पूरा एक टेक्निकल कॉल है और इसमें टारगेट्स रखे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में 350 पहला और उसके बाद जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे 390 का रहेगा। तो बिल्कुल जेन टेक्नोलॉजीज को भी मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी, बट बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ।
गिरावट में खरीदारी के मौके, लक्ष्य और साथ ही टाइम फ्रेम आपके टीवी स्क्रीन पर जेन टेक्नोलॉजीज के लिए भी मिलते हुए दिखे हैं। कैश या क्रैश? क्रैश क्योंकि नजर आ रहे हैं मार्केट में इन तमाम स्टॉक्स में, और इन सेंटिमेंट्स को देखते हुए आपको इस वक्त क्या करना चाहिए हम समझ रहे हैं। पावर सेक्टर चाहे एनर्जी हो, विवेक काफी हद तक फोकस में है और बजट से लेकर अब तक पावर सेक्टर में काफी कुछ हुआ भी है। जीएमआर पावर पर आपकी राय क्या होगी, आप बताइए। देखिए, पावर सेगमेंट में ऐसा है कि जो पावर जनरेशन कंपनीज है उस पे मैं बुलिश नहीं हूँ, लेकिन जो पावर ट्रांसमिशन है या फिर ट्रेडिंग कंपनीज है उस पे मैं काफी बुलिश रहूंगा। तो जेएमआर पावर बहुत बड़ा करेक्शन आया है, लेकिन मुझे देखिए फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑन रैलीज, हाँ, इतना बड़ा करेक्शन के कारण आपको यहाँ से 15-20% का रैली दिख सकता है, लेकिन उस वक्त आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और ओवरऑल जो पावर सेगमेंट है, देखिए स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी जो ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी में वगैरह डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो वैसी कंपनीज आपको बहुत अच्छा करेगी। और पावर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, लेकिन जीएमआर है, जीवीके है, ऐसे अगर आप स्टॉक्स लोगे तो आपको रैली मतलब एक सीमित दायरे तक ही मिलेगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ से अगर 10% का आपको रैली दिखता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और लॉन्गर टर्म में इस स्टॉक को अवॉइड करके आपको एनटीपीसी जैसा स्टॉक देखना चाहिए। ओके, तो इस स्टॉक से एक बार अवॉइड या आप कह सकते हैं कि निकल जाने की चेष्टा करें, और साथ ही एनटीपीसी जैसे काउंटर से जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। खास तौर से ये जानना भी काफी जरूरी है कि एक सेगमेंट में सेगमेंट लीडर या कह सकते हैं कि सेगमेंट में परफॉर्मर इस वक्त कौन सा नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में भी परफॉर्मेंस की गुंजाइश कहां दिख रही है। लेकिन ऐसे में एक और स्पेस है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आस्था आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर भी है जिसके चलते ये स्पेस काफी हद तक फोकस में भी रहता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट गिरावट देख चुका है, लेकिन इस गिरावट में क्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज आने वाले दिनों में सीजनलिटी का फैक्टर इनफैक्ट अभी से प्ले आउट होना शुरू हो चुका है, मौके बनते दिखेंगे? बिल्कुल दिखेगा, बहुत सॉलिड काउंटर है। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैंने ऑलरेडी स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है, पर अभी भी मैं इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बेसिकली ओईएम और ओडीएम मैन्युफैक्चरर है, और ये लोग कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, बेसिकली एसी वगैरह सबके बनाने के काम में आता है। हम सब जानते हैं काफी सॉलिड डिमांड निकल के आ रही है। गर्मियां जिस तरह से अभी जल्दी पैन आउट हो गई है, तो कंपनी को यहाँ पे डायरेक्ट फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये आगे जाते हुए और अच्छा परफॉर्म करेगी, और जितने भी अभी ओईएम और ओडीएम मैन्युफैक्चरर इसमें इससे सबसे बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मुझे अच्छा लगता है, अभी खरीदे चाहे से, या फिर बाइंग ऑन डिप्स के साथ भी जाया जा सकता है। तकरीबन 1290-1300 के स्तर पर स्टॉप लॉस के तौर पे 1160 का एक लेवल अच्छा लगता है, तो उसे स्टॉप लॉस मान के रखें। 1450 का इनिशियल टारगेट, और उसके बाद 1540-1550 के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी खरीदारी करने की सलाह है। ओके, 1450 के टारगेट्स 6 महीनों यानी कि ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया जरूर लगाना होगा। सीजनलिटी फैक्टर, गर्मी की शुरुआत इस वक्त तो जल्दी हो चुकी है, और मौसम विभाग की भी माने तो इस बार की गर्मी तो ज्यादा ही होगी। इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर खासतौर से पड़ता दिखेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जैसे कि जिंदाल पॉली, विवेक, डाउनसाइड इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 62% का दिखा दिया, और साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा, यहां पर आप देखिए करीब 56% की डाउनसाइड देखने को मिली है। अब अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो क्या जिंदाल पॉली में या फिर इनफैक्ट नई पोजीशंस के भी मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं, और सोलारा एक्टिव में एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय होगी? देखिए, इस गिरावट के बाद जिंदाल पॉली मुझे बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे दिखता है। और ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली फिल्म बनाती है, जो जैसे हम लोग ये लेस चिप्स खाएं या फिर समझ लो कुरकुरे खाते हो, तो ये जो भी कवर्स बनता है उसका ये मेजर बिजनेस ये कंपनी करती है। तो सेगमेंट बहुत अच्छा है, एकदम दिग्गज क्लाइंटेल है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके देखो, इनके क्लाइंट लिस्ट देखो, तो आपको दिखेगा कि सबसे बड़े बड़े नाम जो भी इंडिया में है, एचयूएल से लेके आईटीसी से लेके सब कुछ, सबका नाम इनकी लिस्ट में रहेगा। तो इतने बड़े करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये 620 तक आराम से जाना चाहिए स्टॉक। इनफैक्ट हायर टारगेट भी आप दिमाग में रख सकते हो, लेकिन मार्केट की सिचुएशन देख के मैं थोड़ा सा ट्रिम डाउन करके मैं 620 तक बोल रहा हूँ। और स्टॉप लॉस देखिए, कितना भी आज स्ट्रॉन्ग काउंटर हो, सब स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, तो 510 का एक स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉक में। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो ये ऐसे स्टॉक्स कभी भी 20-30% टूट के और यहाँ से भी आपको बाउंस बैक दिखा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन हाँ, मैं लॉन्गर टर्म में करीबन अगर आप 6 से लेके 1 महीना 1 साल
ओके, चलिए स्टॉप लॉस लगाएं। एक साल का यहाँ पर नजरिया जिंदाल पॉली में 620 तक के टारगेट्स यहाँ पर, और सोलारा एक्टिव फार्मा पर भी अगर पोजीशंस हैं तो इन पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय। होल्ड पोजीशन 430 तक के अपसाइड कैप यहाँ पर होती हुई दिख सकती है। लेकिन एक सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर के लिए ऐसा ये भी कहा जाएगा कि किसी एक दिन मेल्टिंग पॉट बन जाता है तो किसी एक दिन आउटशाइन भी करता है, और इस सेक्टर में तो इनफैक्ट हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का नजरिया है। जिंदाल स्टेनलेस से जुड़ा नजरिया आपसे हम जानना चाहेंगे। स्टेनलेस भी अच्छा लगता है मेटल सेक्टर में, लेकिन मैं एक क्वार्टर का और वेट करना चाहूंगी क्योंकि नतीजे अभी भी इतने कन्विंसिंग नहीं थे एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड रखना है इसको। तो अभी तो मैं जिंदाल स्टेनलेस के साथ सिर्फ होल्ड की स्ट्रेटेजी के ही रेकमेंड कर रही हूँ। अराउंड इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 270 का। टारगेट इसमें रहेंगे 350 के। तो जिंदाल स्टेनलेस में होल्ड की सलाह है, लेकिन बाइंग के लिए नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इसे रिव्यू किया जा सकता है। होल्ड की सलाह है, और इनफैक्ट विवेक का भी नजरिया जिंदाल स्टेनलेस में होल्ड का ही है। 350 तक के टारगेट्स इन्हें भी नजर आते हैं ऑन अ पोजिशनल बेसिस। विवेक, अच्छा, जिंदाल स्टेनलेस पर तो आपका नजरिया और आस्था का रैशनल हमने समझ लिया, लेकिन जिंदाल 100 पर आप अपनी राय दीजिए। करंट पोजीशंस को देखते हुए सेम ग्रुप, लेकिन जिंदाल 100 में क्या एक खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं? करंट मार्केट प्राइस भी अगर देखेंगे, किस तरह के सेंटिमेंट्स आगे डेवलप होंगे ऑन अ पोजिशनल बेसिस? देखिए, ये जिंदाल स्टेनलेस ले लो, जिंदाल 100 ले लो, ये सारे स्टील एंड मेटल सेगमेंट में जो कंपनीज है, मेटल ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है। और चाइना का जो खुलने का वापस न्यूज आया उसके बाद में इनमें एक बुलिशनेस देखने को मिला था। जिंदल 100 एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत समय तक 100 के नीचे ट्रेड कर रहा था, और फाइनली इसमें एक रैली आया, और ये रैली यहाँ पे बस नहीं होगी। मतलब अभी भी मुझे काफी अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है जिंदल 100 में, और मुझे लगता है कि ये 180 से लेके आपको 200 तक आराम से दिखा सकता है। अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करे ना, तो ये स्टॉक आपको 180 से लेके 200 आराम से दिखा सकता है। और वैल्यूएशन वाइज भी देखो तो काफी अंडर वैल्यूड दिख रहा है आज मेटल सेगमेंट में ओवरऑल। कुछ मेटल कंपनीज ऐसी हो गई है कि यस, ओवर वैल्यूएशन रेंज में चली गई है और प्रॉफिट इतना नहीं दिखा रही है आज के दिन, इसके लिए पी आपको हाई दिखेगा। लेकिन जिंदल 100 का आज भी आपको ऐसे दिखेगा कि सारा का सारा मतलब एकदम रोजी सिनेरियो है। तो डेफिनेटली एक बाई रहेगा, और स्टॉप लॉस रखो जस्ट फॉर आवर सेफ्टी 145 करीबन का, और 180 से लेके 200 का आप नजर रख के इसमें जरूर बाई कर सकते हो। शब्द यूज किया आपने, रोजी सिनेरियो है, इससे कन्विक्शन बढ़ता है विवेक। लेकिन क्या रोजी सिनेरियो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में भी नजर आएगा? क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में लगातार खबरों के दम पर कुछ ना कुछ हलचल तो हम देखते ही हैं। बीएसई के स्टॉक प्राइस को अगर एक देखें, डाउनसाइड तो दिख चुकी है, लेकिन ये डाउनसाइड क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकती है? देखिए, बीएसई खाली इक्विटी मार्केट में मार्क खा रहा है एनएससी के मुकाबले। और अगर आप बीएसई का देखो, कमोडिटीज है, फॉरेक्स है, म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इनके पास जो कैश होल्डिंग्स है उससे जो ब्याज आता है, सब चीज में एक दिग्गज कंपनी है बीएसई आज के दिन। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली हो गया था, लेकिन इतने बड़े करेक्शन के बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर इसमें जरूर बने रह सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये 600 तक वापस आपको आराम से दिखा सकते हैं, 580 से लेके 600। इसका एक और कारण है, देखिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? इसकी जो पीयर ग्रुप है वो आज कंपैरिजन के लिए मार्केट में कोई भी नहीं है। जैसे सीडीएसएल है तो उसका कंपैरिजन कोई नहीं है, एनएसडीएल लिस्ट होगा तब पता चलेगा। जैसे बीएसई भी है तो इसका एमसीएक्स खाली एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि एमसीएक्स ओनली कमोडिटी मार्केट का है। जिस दिन एनएससी लिस्ट होगा और उसको क्या वैल्यूएशन मिलता है, और उसका अगर इक्विवेलेंट या समझ लो 20-30% डिस्काउंट में भी अगर बीएसई को अगर वैल्यूएशन मिलता है, तो ये स्टॉक यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। तो इस करेक्शन के बाद अच्छा दिख रहा है स्टॉक, और फंडामेंटली साउंड है, कैश रिच कंपनी है, डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए। रिच कंपनी है, और यहाँ पर सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। अपने सेक्टर का तो कह सकते हैं कि मोनोपोली है, इनफैक्ट बीएसई एंजॉय भी करता है। उषा मार्टिन, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट से विवेक, और एक साल का नजरिया अगर आप देखेंगे 88% के गेन्स स्टॉक ने देख लिए हैं। पहला सवाल तो क्या ये कॉस्टली नजर आ रहा है, और दूसरा सवाल अगर हाँ एग्जिस्टिंग पोजिशन जो है डटे रहें, अड़े रहें, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें? देखिए, थोड़ी देर पहले जैसे मैं बोल रहा था ना कि जिंदल 100 वगैरह चिप दिख रहा है, और काफी मेटल सेगमेंट आपको कॉस्टली भी दिखने लग गया है। तो उषा मार्टिन स्पेस में ऑफकोर्स ये स्पेशलाइज्ड रोप्स वगैरह बनाती है, और आयरन स्पेस में एक काफी टाइम बाद इसमें एक रैली देखने को मिला। लेकिन इस रैली के बाद एक तो शायद प्रमोटर होल्डिंग का भी कुछ हिस्सा इनका प्लेस्ड है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वैल्यूएशन आप अगर देखो तो आज कॉस्टली दिख रहा है। लेकिन
एक चीज यहाँ पे ये है कि मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको होल्ड की ही सलाह दूंगा एक स्टॉप लॉस के साथ करीबन 185 का। क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक स्टॉक ऊपर जाता रहता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब स्टॉक नीचे जाता है तो उसको तो परमानेंटली होल्ड करके रखते रहते हैं कि कभी ना कभी ऊपर जाएगा। और लोग जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर जाता है कोई स्टॉक, वो लोग पहले प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मतलब एकदम उतावले रहते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। आज स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ से हो सकता है कि व्हाट इज हायर कैन गो हायर, व्हाट इज कॉस्टलियर कैन बिकम मोर कॉस्टलियर। तो होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर करीबन 220 आ जाता है तो उस वक्त हमको वापस सलाह लेनी चाहिए एक बार। लेकिन हाँ, एक स्टॉप लॉस 185 लगा के डेफिनेटली एक होल्ड रहेगा ये भी। आपकी दी हुई कॉल्स में और इनफैक्ट आपने कोशिश की कि हर सेगमेंट हर सेक्टर को टच बेस किया जाए, चाहे फिर आईटी सेक्टर हो या फिर स्टील मेटल पैक हो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे काउंटर्स हो। किर्लोस्कर फेरिस पर भी आपका नजरिया है, गिरावट में क्या खरीदारी के मौके बनते हैं? एट 435 लेवल्स हम देख चुके हैं। पिग आयरन सेगमेंट में ये भी वन ऑफ द मोनोपोली एंजॉइंग काउंटर्स ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल है। और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि माइंस भी है तो साथ में मशीन फैक्टरी पे भी है। फुली इंटीग्रेटेड कंपनी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है किर्लोस्कर ग्रुप की ये कंपनी है। नतीजे बेहद शानदार थे। मुझे ये कंपनी काफी सॉलिड लगती है क्योंकि पिग आयरन और आयरन कास्टिंग्स में ये कंपनी वर्क करती है, पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी के मौके हैं बाइंग ऑन डिप्स के साथ, क्योंकि काफी बढ़ गया है। इसलिए बाइंग ऑन डिप्स अगर मिलते हैं 435 के आसपास तो बढ़िया लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस 370 का रहेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट्स में 500 के भी ऊपर के देख रही हूँ, जो कि तकरीबन 540 के आसपास आते हैं। तो किर्लोस्कर फेरिस को भी खरीदारी करने की सलाह है। आपकी तैयार हो ही रही है सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। जहां गिरावट है, गिरावट में मौके। जाते जाते विवेक, क्विकली आपसे फर्टिलाइजर सेगमेंट पर फैक्ट्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी, क्योंकि फर्टिलाइजर स्पेस जो है अच्छा एक्शन दिखा भी रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश के अनुमान आते दिखेंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर है जिस पर काफी हद तक एक लेवल बेस सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, एक ट्रेंड बिल्ट होता हुआ दिखेगा। फैक्ट स्टॉक में हमने देखा अपसाइड नजर आई है, क्या यहां से खरीदारी के मौके या फिर पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखा जाए? क्विकली बताइएगा। तो आज ऐसे होकर कहे कि मार्केट को तो प्रेडिक्ट कर भी ले, बारिश को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ये चक्कर होकर रखा है। लेकिन हाँ, फैक्ट देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे मैं बुलिश रहता हूँ हर बजट के पहले। और ये ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन यही है, सारे के सारे सब बुलिश रहते हैं मार्केट के पहले, मतलब बजट के पहले। तो आपको इस रनअप के बाद और एक करेक्शन भी देखने को मिला है फैक्ट में। मुझे लगता है कि ये आपको करीबन 260 तक दिखा सकता है और स्टॉप लॉस आपको 205 रखना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे बारिश का सीजन आएगा, अब बात भी हो रही है कि एल नीनो है, तो ये एक वॉलेटाइल काउंटर बन सकता है। अगर बारिश अच्छी आई तो काउंटर बहुत अच्छा करेगा, और एल नीनो फैक्टर होके अगर सूखा पड़ा तो हो सकता है कि दिक्कतें देखने को मिले। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो 205 का, और 260 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। ओके, तो चलिए, ये सारी की सारी लिस्ट तैयार हो चुकी है और यहाँ से पैसे आपके जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है हेल्दी दिख सकता है। इस क्रैश को या बाजार की गिरावट से डरना, परेशान होने के बजाय यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स और रिसर्च के लिहाज से जहां हमारे एक्सपर्ट्स उनकी डीप डाइव एनालिसिस कर आपको बताते हैं, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर इन स्टॉक्स में जो उन्होंने रिच थीम वाले कैटेगरी स्टॉक्स बताए हैं, गिरावट में एंट्री लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखें। उम्मीद करते हैं आपने भी एक लिस्ट तैयार की होगी और हमारे एक्सपर्ट्स की बातचीत भी आपने सुनी होगी। विवेक आस्था, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में।